दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और उसकी मातृ संस्था आरएसएस दोनों ही चुनावी रणनीति और मुद्दों को लेकर बेहद संकट और दुविधा में फंसे हैं। कर्नाटक का जनादेश आने के बाद मोदी शाह नीति भाजपा को आगे का रास्ता सूझ नहीं रहा है। प्रयोग के तौर पर भले ही लॉ कमीशन के जरिए समान नागरिक संहिता पर रायशुमारी की घोषणा कर दी गई हो या फिर गीता प्रेस गोरखपुर को साल 2021 के गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा कर दी गई हो, लेकिन बात इससे कहीं बहुत आगे निकल चुकी है। दरअसल समाज के कमजोर वंचित तबके के लोगों के लिए जीवन जीने के सवाल इतने भारी पड़ रहे हैं कि अब उन्हें और अधिक हिंदू गौरव या कहें हिंदू अस्मिता के नाम पर बुने जाल में उलझाकर नहीं रखा जा सकता है। अब वो सवाल पूछने लगे हैं कि हिंदू राज या राम राज के 9 साल में आखिर उन्हें मिला क्या। संघ और भाजपा की परेशानी इस बात से नहीं है कि वो सवाल पूछने लगे हैं। असल परेशानी इस बात की है कि इन लोगों को विपक्ष के राहत और सामाजिक न्याय के वायदे अब ज्यादा लुभाने लगे हैं। संघ और भाजपा की इस परेशानी को और बढ़िया तरीके से समझना है तो ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित प्रफुल्ल केतकर के संपादकीय का सहारा हम ले सकते हैं। इस लेख में संघ और भाजपा की सोच के अंतर विरोध और गहराती दुविधा को बहुत ही बेहतर तरीके से विश्लेषण किया गया है। कर्नाटक में हिंदुत्व की राजनीतिक सीमाओं को केतकर ने जिस तरीके से रेखांकित किया है, दरअसल वे हिंदुत्व के आक्रामक यूपी मॉडल की परोक्ष रूप से वकालत तक ही पहुंचते हैं। इस संपादकीय में हिंदुत्व के भरोसे चुनाव जीत पाने की क्षमता या सीमाओं का केतकर ने सही सही अंदाजा लगाया है। जाहिर है इसे आज कर्नाटक ने दिखाया है, जो दक्षिण में सांप्रदायिक राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला थी। हो सकता है आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश भी इसे साबित कर ले। तो आइए आज हम उन सभी फैक्ट्स पर एक एक कर बात करें जो मोदी शाह नीति बीजेपी के लिए 2024 का रास्ता रोकने की तरफ बढ़ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्पसंख्यकों के रिवर्स पोलराइजेशन की। उग्र हिंदुत्व की वजह से अस्तित्व का संकट झेल रहे अल्पसंख्यकों का रिवर्स पोलराइजेशन भाजपा के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। यूपी जैसे राज्य में अल्पसंख्यकों का सपा और बसपा से मोह भंग होना कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। बावजूद इसके यह उम्मीद करना कि हिंदुत्व की राजनीति से भाजपा पीछे हट जाएगी, खुद को गफलत में रखना होगा, क्योंकि जिस विजन और पॉलिसी स्ट्रक्चर में बीजेपी काम करती है उसके पास हिंदुत्व या उग्र हिंदुत्व की राजनीति का दूसरा विकल्प है ही नहीं। यह सब अनायास नहीं है कि कर्नाटक चुनाव के तमाम निष्कर्षों के बावजूद हम आज गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर उत्तराखंड तक उग्र दंगाई अभियान का विस्तार देख रहे हैं। कॉमन सिविल कोड और गीता प्रेस गोरखपुर का मसला भी इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन हिंदुत्ववादी राजनीति के विकल्प को लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक बीजेपी में जबरदस्त मंथन चल रहा है, जबरदस्त विमर्श चल रहा है, और यह भाजपा संघ के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। संघ भाजपा के समक्ष जो दूसरा सबसे बड़ा संकट है या कहें जो दूसरी सबसे बड़ी दुविधा परेशान कर रही है, वह है सामाजिक न्याय तथा भाषाई आंचलिक स्वायत्तता का सवाल। हिंदू ध्रुवीकरण पर आधारित अपने बहुसंख्यकवादी राष्ट्रवादी मॉडल को चुनौती मिलती देख वह उत्पीड़ित जातियों, समुदायों और क्षेत्रीय विविधता अस्मिता के स्वायत्तता के दावे को कटघरे में खड़ा कर रही है, उसे राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक बता रही है। कहने का मतलब यह कि जिस संघ भाजपा ने भारतीय राजनीति में जातियों की सोशल इंजीनियरिंग का जुमला इजाद किया था और जो कर्नाटक में अंत अंत तक आरक्षण की बंदर बांट के माध्यम से सांप्रदायिकता भड़काने तथा जातियों के जोड़ घटाव में लगी रही, उसे ही अब इससे डर लग रहा है। केतकर ने अपने संपादकीय में इस बात का उल्लेख भी किया है
कि कर्नाटक जैसे आईटी हब और विकसित क्षेत्र माने जाने वाले राज्य में जिस तरह से जाति आधारित लामबंदी का खुलेआम इस्तेमाल हुआ और उसके जो नतीजे सामने आए वह बेहद डराने वाले हैं, बेहद चौंकाने वाले हैं। दरअसल जातिगत जनगणना और आरक्षण के विस्तार का मुद्दा, जिसे मंडल पार्ट 2 भी कहा जा रहा है, वह 2024 में विपक्ष की ओर से एक बड़े सवाल के तौर पर उठाने की तैयारी है। कर्नाटक चुनाव में भी राहुल गांधी ने इसे दमदार तरीके से उठाया था और जनादेश इस बात की तरफ इशारा भी करते हैं कि हाशिए के समुदायों में इसे पॉजिटिव रिस्पांस मिला भी है। लिहाजा संघ विचारक और बीजेपी की टॉप लीडरशिप 2024 में सामाजिक न्याय के नए ढंग से राष्ट्रीय मुद्दा बनने तथा भाषाई आंचलिक अस्मिता के जागने की आशंका से घबराया हुआ है। इससे उसका देशव्यापी हिंदू एकता पर आधारित पूरा हवा महल ही ध्वस्त हो जाने का खतरा गहरा गया है। इसी तरह लाभार्थी कार्ड पर भी बीजेपी की दुविधा साफ दिख रही है। उत्तर प्रदेश और गुजरात के चुनाव तक लाभार्थी कार्ड पीएम मोदी के चुनावी ब्रह्मास्त्रों में से एक था, पर कर्नाटक चुनाव के बाद यह कार्ड भी अब भरोसेमंद नहीं रह गया है। विपक्ष ने और अधिक कारगर ढंग से इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने इस आशंका को भांपते हुए गुजरात चुनाव के पहले से ही विपक्ष के राहत वायदों पर निशाना साधना और कथित रेवड़ी कल्चर के नाम पर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। कर्नाटक चुनाव के बाद पीएम मोदी ने इस पर हमला और तेज कर दिया। इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारा से इसे जस्टिफाई कर रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी के मन में यह भय समा गया है कि विपक्ष ने कर्नाटक के तर्ज पर आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कुछ बड़े वायदे, मसलन किसानों की कर्ज माफी, किसान पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम, एमएसपी गारंटी कानून, रोजगार सृजन, बेरोजगारों महिलाओं के लिए बड़े पैकेज की घोषणा, गैस और पेट्रोल डीजल बिजली आदि को लेकर कुछ बड़े ऐलान कर दिए तो महंगाई बेरोजगारी से बदहाल जनता का रुख बदलते देर नहीं लगेगी और 2024 के चुनाव की पूरी बाजी ही पलट जाएगी। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इस मोर्चे पर विपक्ष से मुकाबला करने के लिए पीएम मोदी स्वयं कुछ बड़ी घोषणाएं आने वाले वक्त में कर सकते हैं? तय मानिए जब तक सत्ता के केंद्र में पीएम मोदी हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस सरकार ने अर्थव्यवस्था का जिस तरह से बंटाधार किया है, उनके पास इस काम के लिए गुंजाइश बहुत कम बचती है। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।